वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ। मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा। 4 पैसे कमाने को आया शहर। गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के एक और नए वीडियो में GKGS मस्ती 2.0 पर। दोस्तों, गांव से अगर कोई व्यक्ति बाहर जाते हैं 2-4 पैसे कमाने के लिए, वो सब कुछ छोड़ के जाते हैं। अपने माता पिता और जो बेटा हो, बेटी हो, पत्नी हो, सब कुछ छोड़ के जाते हैं। और जब वहाँ कुछ दिन रहने लगते हैं तो उनको गांव का याद आता ही है, क्योंकि यही गांव, इसी धरती पर कोई जन्म लेता है और इसी धरती पे सबको वापस भी जाना होता है। और याद रखिएगा कि अपनी धरती की मिट्टी, अपने गांव की मिट्टी ही सबसे अच्छी मिट्टी होती है, क्योंकि कहीं भी रहे लोग लेकिन गांव में ही आते हैं। तो दोस्तों, तो ये बात तो सत्य है कि गांव से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और गांव कहीं भी रहे, हम गांव के बारे में ज़रूर सोचें। मेरा गांव रोशन हो, हम गांव के लिए अच्छा काम करें, ये ज़रूर होना चाहिए, ये सभी लोगों को होना चाहिए। तो आज हम आप लोगों को इतिहास पढ़ाने वाले हैं और इतिहास में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर आए हैं, जो बराबर जो है आपको कन्फ्यूजन डालता है। ईसवी और ईसा पूर्व, AD और BC, ये क्या होता है, आपको एकदम आसान भाषा में समझा देंगे, जो आप कभी भी नहीं भूलिएगा। ये हमारा दावा है कि आप लोग कभी नहीं भूलिएगा। तो मेरे इस वीडियो से बने रहिए और पढ़िए और आगे बढ़ाइए वीडियो को, जिससे मेरा आत्मविश्वास बढ़े और अनेक तरह की वीडियो जो है आपको मैं लाने का प्रयास करूंगा। चलिए चलते हैं। मैंने इससे पहले वीडियो में हमने आपको इतिहास का पहला जो है चैप्टर चालू किया था, उसमें हम बताए थे इतिहास के बारे में, और उसी के बाद हम ये सारे चीज़ को पढ़ेंगे। मैं टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ और कभी हम इधर उधर नहीं जाएंगे, इधर उधर नहीं भटकेंगे। आप लोगों से कह रहे हैं इधर उधर नहीं भटकिएगा और सीधा जो है टॉपिक वाइज पढ़िए। टॉपिक वाइज पढ़िएगा तो आपको आने वाली परीक्षा में कहीं से भी क्वेश्चन रहेगा, एक एक चीज़ आप नहीं भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और चलते हैं चैप्टर की ओर। इसमें आपको पढ़ना है ईसवी और ईसा पूर्व, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ईसवी और ईसा पूर्व। तो सबसे पहली बात यह है कि हम BC को जानते हैं। तो BC क्या होता है? BC होता है, इसका पूर्ण रूप होता है बिफोर द क्रिस्ट। बिफोर द क्रिस्ट होता है, इसको याद रखना। और BC का मतलब होता है ईसा पूर्व। कभी कभी लोग कहते हैं कि जो है 483 ईस्वी में महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध का मृत्यु हो गया था और 563 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म हुआ था। ये कैसे हो गया? ये पीछे की ओर कहा जाता है भाई। अब ऐसा काहे हुआ? इतिहासकार जो उल्टा लिख दिए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमको इस चीज को समझना पड़ेगा, क्योंकि ईसवी पूर्व का मतलब है ईसा पूर्व के जन्म, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की कहानी। तो इसको हमको जानना है, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की कहानी को जानना है, ये चीज को याद रखना है। तो वही चीज हो जाता है क्या? ईसवी पूर्व हो जाता है। अब AD आते हैं। AD होता है, इसका पूर्ण रूप होता है एनीमो डोमिनी। क्या होता है? एनीमो डोमिनी। इसका मतलब होता है ईसवी, यानी ईसवी जो है आगे आने वाले समय को, और BC मतलब होता है पीछे जाने वाले समय को, यानी जो पीछे चल गया, यानी BC। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी ईसा पूर्व में हुआ, तो यानी हम समझ सकते हैं कि जो ईसा मसीह जो थे उनका जन्म 0 ईस्वी पूर्व में हुआ ना। तो इस तरह से हम इस चीज को हम आज क्लियर कर लेंगे। तो BC क्या होता है और ईसवी क्या होता है।
तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, इस दोनों चीज़ों को समझ गए होंगे। बिफोर का मतलब BC का मतलब होता है बिफोर द क्राइस्ट, यानी इसको हम ईसवी पूर्व कहेंगे। AD का मतलब होता है एडो डोमिनी, जिसको हम ईसवी कहते हैं। ईसवी अभी जो हम लोग पढ़ते हैं 2022 अभी है, तो 2022 ईसवी ना। इसी को हम कहेंगे कि 563 ईस्वी पूर्व में, तो वो किसके अंतर्गत, BC के अंतर्गत। तो ईसा मसीह का इसे स्पष्ट होता है कि ईसा मसीह का जन्म 0 ईस्वी पूर्व में हुआ था। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। दोस्तों आप लोग मेरे वीडियो को पूरा देखिए, पूरा देखिएगा तो ही आप समझ सकते हैं कि मैं आपको अच्छा पढ़ा रहा हूँ या खराब पढ़ा रहा हूँ, जो भी हो। लेकिन कमेंट लाइक ज़रूर कीजिए, जिससे कुछ हमें लगे आगे बढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आ जाइए। अब जो है इसको 4 भागों में बांटा गया। अब 4 भाग में कौन कौन चीज को बांटा गया तो ध्यान से देखिएगा। विक्रम संवत, विक्रम संवत, शक संवत, गुप्त संवत और हिजरी संवत। तो ये सारे चीज को हम आज जानेंगे, आज जानेंगे, एकदम बढ़िया से जानेंगे, एकदम बढ़िया से जानेंगे। धड़फड़ाने की आवश्यकता नहीं है, एकदम धीरे धीरे जानना है, स्लोली स्लोली जानना है, धीरे धीरे जानना है, दिमाग में हटाना है बस। चलिए आगे चलते हैं। तो विक्रम संवत, विक्रम संवत की शुरुआत 57-58 BC, तो याद रखना है 57 से 58 BC। चलिए अब इसमें क्या हुआ कि एक उज्जैन के स्थानीय राजा थे, उज्जैन के स्थानीय राजा थे, और अभी तक उस राजा का नाम जो है नहीं आया है, नहीं दिया गया है। लेकिन इसको याद रखना है कि उज्जैन के स्थानीय राजा जो थे वो शक्कों को हरा दिए थे। ठीक है, शक्कों को क्या किए थे, हरा दिए थे। दोस्तों आप कहिएगा कि प्राचीन काल में वरीयता क्रम में आक्रमण करने वाले कौन कौन थे। तो यहाँ पे देखिए प्राचीन भारत में आक्रमण करने वाले कौन कौन सी शक्तियां थी। तो पहले आया था हिंद यूनान। क्या नाम था पहले का, हिंद यूनान। पहले कौन आए, क्या नाम था पहले वाले का, हिंद यूनान, जिसको बैक्टीरियाई यूनानी भी कहते हैं। चलिए उसके बाद आ जाएगा शक, उसके बाद क्या हो जाएगा, शक, शक के बाद पहल्लव, शक के बाद पहल्लव, पहल्लव के बाद कुषाण। हिंद यूनान, शक, पहल्लव और कुषाण। याद रखिएगा इस चीज को, एकदम सिंपल है, आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एकदम जो है ध्यान से पढ़िए। चलिए उसके बाद अब क्या हुआ कि यहाँ पे जैसे ही वो स्थानीय राजा थे उज्जैन के, उन्होंने शक्यों को हरा दिया। तो हराने के बाद क्या किए, वो कहे कि हम एक उपाधि लेंगे। अब उपाधि क्या चीज के लेंगे भाई, तो उपाधि लेंगे विक्रमादित्य की। किस चीज की, विक्रमादित्य की। बस उसी समय से ये विक्रम संवत आ गया। उस समय ये या उनको पूर्ण रूप से याद नहीं रहा कि ये 57 BC है या 58 BC है। तो दोनों को लेते हैं। आप बुक में देखिएगा दोनों चीज दिया हुआ है, 57 और 58 दोनों चीज दिया हुआ है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा अच्छी तरह से। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि अब तक कितने व्यक्तियों को विक्रमादित्य की उपाधि अभी तक हुआ है इतिहास में, विक्रमादित्य की उपाधि लिए, तो 14 व्यक्ति। और आपको ये भी बता दूं कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी की उपाधि ली थी, तो विक्रमादित्य की। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसी समय को हम लोग विक्रम संवत के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया आप लोगों को। चलिए अब आगे चलते हैं शक संवत पे। आप शक संवत पे चलिएगा तो ये था कुषाण वंश का एक प्रतापी राजा था, आप लोग जानते होइएगा, कनिष्क। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था, कनिष्क था। तो कनिष्क जी ने क्या किए, उसी समय जो है वो जो है मुकुट टुकुट पहन के क्या किए, उनका गद्दी पर बैठ गए, यानी उनका राज्यरोहण हो गया, वो गद्दी पर बैठ गए। दोस्तों पता होगा कि उनकी मृत्यु 102 ईस्वी में हुआ था। एक बार की बात है, क्वेश्चन एक पूछा हुआ था, उसमें ईस्वी पूर्व भी दिया गया था। उसमें लिखा गया था कनिष्क की मृत्यु कब हुई, तो लिखा हुआ था 102 ईस्वी, 102 ईस्वी पूर्व। आप देखिए ईस्वी पूर्व भी आ गया।
तो जहाँ ईस्वी पूर्व होगा उसको नहीं देखना है, क्योंकि यहाँ पे चल रहा है शक संवत ईस्वी 78 ईस्वी, तो उनकी मृत्यु होगी ईस्वी में ना, 102 ईस्वी आंसर उसका सही होगा, जो कि बहुत सारे लोग का कन्फ्यूजन हो जाता है और 102 ईस्वी पूर्व लगा देते हैं, जो कि उनका आंसर गलत हो जाता है। एकदम चैप्टर वाइज हम पढ़ाएंगे, एकदम चैप्टर वाइज, और लाइक शेयर कीजिए, दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिए। चलिए, तो ये हो गया आपका, तो उसी समय से शक संवत की शुरुआत हो गई। अब ये जानिए कि हमारा जो भारतीय कैलेंडर है वो किस चीज़ पर आधारित है? तो ग्रेगोरियन कैलेंडर पे आधारित है। ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित है, याद रखिएगा, ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित है। और हिंदी में हम लोग जो है, अगर आपसे पूछेगा कि पहला मंथ क्या होता है, तो पहला मंथ होता है, आप याद रखिएगा, पहला मंथ होता है चैत। पहला मंथ क्या होता है? चैत। और अंतिम माह कौन होता है? फागुन। हिंदी मास में ना, याद रखिएगा, चैत पहला और अंतिम फागुन। अब चैत कब से शुरुआत होता है? तो चैत होता है आपको 22 मार्च से शुरुआत, और समाप्ति होती है फागुन को 21 मार्च की। जो हिंदी कैलेंडर है उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ, और वैसे तो आप अंग्रेज़ का जो कैलेंडर है उसके अनुसार चलिएगा, तो वो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 1 जनवरी ना नववर्ष होता है, और इसको आप याद रखिएगा। चलिए, चैत होता है सबसे पहला मंथ। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जो चैत क्या होता है, तो नववर्ष में पहला मंथ होता है हिंदी मास में, ठीक है। और उसके बाद सबसे अंतिम कौन होता है? सबसे अंतिम होता है फागुन। और फागुन की कब होता है समाप्ति? 21 मार्च। और उसकी शुरुआत कब होती है चैत की? तो 22 मार्च से। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे क्या। चलिए, एकदम मुस्कुराते हुए, खिलखिलाते हुए, फूलों की तरह जो है खिलते हुए पढ़ते रहिए, आनंद लेते रहिए। चलिए आगे, अब यहाँ पे चलते हैं गुप्त संवत। गुप्त संवत में सिर्फ हमको याद रखना है कि 319 से लेकर और 320 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई, और इसकी शुरुआत किसने किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। बस याद रखना, एक एक चीज को हम बताएंगे, एक एक चीज को, ऐसा कोई भी चीज हम नहीं छोड़ेंगे, एक एक चीज को आपके सीधे दिमाग में हटाऊंगा। चलिए, अब चलते हैं हिजरी संवत पे। हिजरी संवत 622 ईस्वी। याद रखना है, जी तोड़ मेहनत करना है और अपने लक्ष्य को हासिल कर लेना है हर हाल में, और नेगेटिव वाले लोग से दूर रहना है, क्योंकि आपको पता होगा, अगर आप अपने आप में कमज़ोर समझते हैं तो आज से अपने आप में कमजोरी लाना छोड़ दीजिए, और किसी के भी सामने आप कमज़ोर मत बनिए, क्योंकि कोई अभी के दौर में कमज़ोर नहीं है। अगर मेरे पास शिक्षा है तो हमारे पास सबसे बड़ी दौलत है। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जिसने पिया है वो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो किसी के सामने हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, हमको डीमोटिवेट नहीं होना है, हमको मोटिवेट होना है और आगे बढ़ना है, जी तोड़ मेहनत करके अपने लक्ष्य की ओर जाना है। तो इस बात को ध्यान रखना है, कमज़ोर किसी के सामने हम नहीं बनेंगे। हमारे पास शिक्षा है तो हम बहुत आगे पहुंच सकते हैं मेहनत की बदौलत। चलिए दोस्तों, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ आगे बढ़िए और जी तोड़ मेहनत कीजिए। हम आप लोग के लिए जितना हो सकेगा मैं मेहनत करूंगा, और आप लोग को ज़रूर एक नए वीडियो को पेश करूंगा आपके सामने। जानते हैं, एक चिंगारी ही पूरे जंगल को जला देता है, तो इसीलिए किसी के से हमको नहीं डरना है, हमको नहीं डरना है। डरना क्या है? ऊपर वाला है, सिर्फ ऊपर वाला से डरना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हिजरी संवत 622 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी, और इस्लाम धर्म के प्रवर्तक, आपको पता हो
पैगंबर मोहम्मद साहब थे। और पैगंबर मोहम्मद साहब जी का क्या हुआ, इनको जो है हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। अब ज्ञान की प्राप्ति हुआ, इसी कारण जो है क्या हुआ, ये हिजरी संवत की शुरुआत हो गई। तो हम आशा करते हैं कि ये चारों आपका एकदम दिमाग में अट गया होगा, अब कभी नहीं भूलिएगा। अब एक क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं दोस्तों। आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, मुझे पसीना भी बहुत आ रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। चलिए आप जानिए, क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा कि चारों संवत में सबसे भिन्न संवत कौन सा होगा, तो सबसे भिन्न संवत कौन होगा, सबसे भिन्न संवत कौन है, विक्रम संवत, क्योंकि ये बीसी में है और सारा ईस्वी में है। बस तो ये जानना जरूरी है और बिल्कुल आपको याद रखना है। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इतना पढ़ाता हूँ, इतना मेहनत करता हूँ, तो हमें आपसे यह गुजारिश है कि ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि यही मेरा आप लोग के बीच मेहनत है। तब तक के लिए मेरे वीडियो पूरा देखिए। जय हिंद।